welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 19 of BSc second semester Chemistry Important Question Series. फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की जो यूनिट 4 है, डेट इज़ इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। तो ये जो लेक्चर है ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, टर्फेनाडाइन इज़ कॉमनली यूज्ड एज। तो टर्फेनाडाइन क्या होता है? टर्फेनाडाइन एक टाइप का हमारा ड्रग होता है या फिर हम कहें दवाई होती है जिसका यूज़ किया जाता है एंटी हिस्टामिन के तौर पर। तो एंटी हिस्टामिन क्या होता है? तो बेसिकली जब भी हमें कोई एलर्जी होती है, एलर्जी का मतलब क्या होता है कि बाहर से कोई भी हमारे अंदर डस्ट पार्टिकल, पोलन वगैरह यानी कि धूल वगैरह के कारण जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हम उसे एलर्जी बोलते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में कुछ इस तरह के पार्टिकल बाहर से जाते हैं तो होता क्या है कि हमारी बॉडी एक केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसे हम बोलते हैं हिस्टामिन। अब हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन इस एलर्जी के हमें सिम्टम्स शो करता है बॉडी में। क्या होता है इस सिम्टम्स में? इस सिम्टम की वजह से हमारी बॉडी में क्या होगा? हमें स्नीजिंग होगी यानी कि हमें छींक आएंगी या फिर हमें नज़ला वगैरह होगा या फिर स्वेलिंग होगी, ताकि वो जो पार्टिकल हमारी बॉडी में आया है वो किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो एंटी हिस्टामिन क्या करते हैं? वो जो हिस्टामिन की वजह से सिम्टम्स हुए हैं बॉडी में यानी कि लक्षण जो पैदा हुए हैं उन्हें क्या करे? कंट्रोल करे। ये क्या करता है? एंटी हिस्टामिन उस जो बाहर से वो पार्टिकल आया है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय करने का काम हमारी बॉडी खुद करती है कि उसे वो क्या करेगी? न्यूट्रलाइज करेगी या फिर किसी भी तरह से उसे खुद ब खुद डिस्ट्रॉय कर देगी। एंटी हिस्टामिन का वर्क सिर्फ ये होता है कि जो हिस्टामिन केमिकल की वजह से जो हमारी बॉडी में वो सिम्टम्स हुए हैं, जो स्नीजिंग वगैरह है, रनी नोज़ है या फिर हम जो भी इस तरह की प्रॉब्लम होंगी वो क्या करेगी? उस सबको कंट्रोल कर देंगी ये दवाई है। तो एंटी हिस्टामिन का एक एग्जांपल है, एक ये एंटी हिस्टामिन क्या होगी? कैटेगरी होगी और इसके अंदर हमारे डिफरेंट कंपाउंड आएंगे जो एंटी हिस्टामिन के तौर पर काम करेंगे। उसका एग्जांपल है हमारा जैसे टर्फेनाडाइन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज एंटीहिस्टामिन। तो ये भी एंटीहिस्टामिन से ही रिलेटेड है। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा कंपाउंड हमारा एंटीहिस्टामिन की तरह काम करता है। तो यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर, जो है हमारा डाइफिनाइल हाइड्रामाइन। तो ये जो डाइफिनाइल हाइड्रामीन है ये हमारा क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन होता है। एंटीहिस्टामिन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन वाले एंटीहिस्टामिन होते हैं उन्हें खाने पर हमें क्या होती है? नींद आती है। जबकि जो हमारे सेकंड जनरेशन वाले एंटीहिस्टामिन होते हैं वो इस तरह का कोई इफेक्ट शो नहीं करते, यानी कि उन्हें खाने पर हमें नींद नहीं आएगी। तो ये क्या होगा? हमारा फर्स्ट जनरेशन का एंटीहिस्टामिन होगा, यानी कि डाइफिनाइल हाइड्रामीन हमारा यूज़ किया जा सकता है एलर्जी में और इसकी वजह से, इसे खाने की वजह से हमें नींद भी नहीं आएगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द क्लास ऑफ ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस। यानी कि हमें बताना है कि कौन सी ड्रग्स की क्लास है, यानी कि दवाई की क्लास है जिसे यूज़ किया जाता है हमें किसको ट्रीट करने के लिए? स्ट्रेस वगैरह यानी कि टेंशन वगैरह को ट्रीट करने के लिए। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो 10 क्विलाइजर्स होते हैं इनका यूज़ किया जाता है, इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एस्प्रिन इज़। तो एस्प्रिन क्या होता है? हमारा एस्प्रिन होता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं एस्प्रिन। अभी हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये होता है एस्प्रिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C9H8O4। यहाँ पे हमें इसकी स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रही है। इसकी स्ट्रक्चर में क्या होगा? बेसिकली हमें एक बेंजीन रिंग देखने को मिल रही है। इस बेंजीन रिंग से क्या है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये जो ग्रुप होता है इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, C+OOH। दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी सेकंड पोजीशन पर क्या है? एक एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है। एस्टर ग्रुप
कौन सा है हमारा, यहाँ पे ओ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन से हमारा C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन से हमारा C डबल बॉन्ड O होगा, और ये क्या है हमारा CH3 जुड़ा हुआ है। तो ये होती है हमारी एस्प्रिन की स्ट्रक्चर। तो एस्प्रिन की स्ट्रक्चर और इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी रिलेटेड MCQs क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। अभी आपको पता है C डबल बॉन्ड O OH इज नोन एज कार्बोक्सिल या कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो हमें बताना है कि इन चारों कंपाउंड में से कौन से कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो बेसिकली हमारा एस्प्रीन में ये हमें देखने को मिलता है, अभी हमने इसकी स्ट्रक्चर में देखा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग पैरासीटामोल इज। तो हमें बताने की इन चारों में से जो पैरासीटामोल ड्रग है यानी कि पैरासीटामोल दवाई है उसकी करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सी है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पैरासीटामोल के ऊपर शॉर्ट नोट में बताया था उसकी स्ट्रक्चर, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में। तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ये इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं आपको एक बेंजीन रिंग दिखेगी, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और दिस ग्रुप इज नोन एज अमाइड ग्रुप, यानी कि नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O होगा, फिर उससे इस कार्बन से डायरेक्टली एक CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो ये होती है हमारी पैरासीटामोल ड्रग की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स रेड्यूसेस फीवर। तो हमें बताना है कि कौन सी जो ड्रग्स हैं उन्हें यूज़ किया जाता है फीवर रेड्यूसिंग में यानी कि बुखार को कम करने में। तो एंटीपायरेटिक जो हमारे ड्रग्स होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं फीवर रेड्यूसिंग में यानी कि बुखार को कम करने में। जैसे कि इसका एग्जांपल होता है हमारा पैरासीटामोल, एस्प्रिन वगैरह। अब यहाँ पे खाली ये नहीं होता कि पैरासीटामोल खाली एंटीपायरेटिक के तौर पर ही काम करे यानी कि फीवर को ही रेड्यूस करे, इसके अलावा ये एनाल्जेसिक एजेंट की तरह भी काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली बी यूज्ड एज एनाल्जेसिक विदाउट कॉजिंग एडिक्शन एंड मॉडिफिकेशन। तो हमें बताना है कि ये जो चारों हमारे मेडिसिन है, ये जो चारों कंपाउंड हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा ऐसा एनाल्जेसिक एजेंट होगा। एनाल्जेसिक एजेंट क्या होते हैं, हमारे पेन रिलीवर होते हैं यानी कि दर्द निवारक होते हैं। तो इनमें से बताना है कि इन चारों कंपाउंड में से कौन सा ऐसा एनाल्जेसिक एजेंट होगा जिसका यूज़ किया जा सकता है विदाउट एडिक्शन एंड मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। बी कौन सा है हमारा, एन एसिटाइल पैरा अमाइनो फिनोल। तो ये जो कंपाउंड है इसका जो सिंपल नेम यानी कि कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, पैरासीटामोल होता है। तो पैरासीटामोल एनाल्जेसिक एजेंट के तौर पर काम करता है यानी कि पेन रिलीवर, पेन किलर के तौर पर काम करता है, और इसकी वजह से पेशेंट को इसकी एडिक्शन भी नहीं लगेगी और ये बिना मॉडिफिकेशन के यूज़ किया जा सकता है। यानी कि एक सिंपल कंपाउंड है, इसके अलावा इसमें कोई और कंपाउंड मिक्स नहीं होता। पैरासीटामोल क्या है, सिर्फ सिंगल इंग्रेडिएंट से ही मिलकर बना है यानी कि एक सिंगल केमिकल से ही मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज ए ट्रैंक्विलाइजर ड्रग। तो अभी आपको बताया था कि ट्रैंक्विलाइजर ड्रग क्या होता है, ऐसे ड्रग होते हैं, ऐसी क्लास ऑफ ड्रग होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है हमारा दिमाग से रिलेटेड बीमारियों को दूर करने के लिए। जैसे कि स्ट्रेस हो गया है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इस तरह की बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है। और इससे भी जो सेवियर कंडीशन यानी कि जो गंभीर बीमारियां होती हैं दिमाग से जुड़ी हुई, उनके लिए ही इन ड्रग्स का, इन दवाइयों का यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि इन चारों कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड ट्रैंक्विलाइजर ड्रग के तौर पर काम करता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो सी क्या है हमारा, वेलियम। तो ये जो हमारा मेडिसिन होती है, ये जो ड्रग होता है, इसका यूज़ किया जाता है स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बारबाइट्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड एज। तो ये हमें बताना है कि इन चारों कंपाउंड में से इसका क्या काम है। तो इसका काम होता है ए ट्रैंक्विलाइजर, यानी कि अगेन ये क्या है हमारे ट्रैंक्विलाइजर एजेंट होता है यानी कि दिमाग से रिलेटेड बीमारियों का ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है यानी कि क्या है, एक मेडिसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लोरेमफेनिकोल इज़। तो ये क्या है, एक दवाई का नाम है। तो क्लोरेमफेनिकोल क्या होता है,
एक एंटीबायोटिक होती है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक ऐसे हमारे ड्रग्स होती हैं, ऐसी दवाई होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, यानी कि ऐसे इन्फेक्शन, ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं। तो ये इसे हम बोल रहे हैं एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, बहुत सारे जो हमारे, हम जानते हैं बैक्टीरिया क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उनकी फैमिली होती है। तो जो बहुत सारे बैक्टीरिया की फैमिली को ट्रीट करने के लिए, उनसे जो बीमारियां हो रही हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ हमारे ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि जिनका यूज़ किया जाता है कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को ट्रीट करने के लिए। तो ये जो क्लोरामफेनिकोल है, इसका यूज़ किया जा सकता है बहुत सारे बैक्टीरिया से जुड़े हुए जो इन्फेक्शन होते हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये जो क्लोरामफेनिकोल है, ये क्या कहता है, ये जो कोलेरा बीमारी है, टाइफाइड है, ये किसकी वजह से हो रही है? हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रही हैं। तो इन्हें ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का, इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक। अगेन हमें बताना इन चारों में से कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है। तो पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है, इराइथ्रोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन भी एंटीबायोटिक है। लेकिन ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये क्या है? एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। तो ये एंटीबायोटिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स आइदर किल और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो हमें बताना है कि जो एंटीसेप्टिक है और डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक जैसे हमारी बॉडी में कोई कट वगैरह लग जाता है तो हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो इनर स्किन होती है, स्किन के अंदर की जो लेयर होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर, यानी कि अंदर वाली जो स्किन की लेयर है उन पे बैक्टीरिया वगैरह ये सब चीज़ें ना लगे, तो हम एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं उन सब से बचाव के लिए, बैक्टीरिया वायरस वगैरह से बचाव के लिए। तो उन केमिकल्स को हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। और जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह, किसी भी सरफेस पे यूज़ करते हैं। जैसे मिरर पे हम क्या करते हैं, एक स्प्रे वगैरह छिड़कते हैं, तो वो क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट होता है। जो हमारी सरफेस वगैरह है, मिरर क्या एक सरफेस है, उस पर कुछ भी बैक्टीरिया, कुछ भी बाहर की जो हमारे हार्मफुल चीज़ें हैं, वो उन्हें क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम स्विमिंग पूल में यूज़ करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन उस स्विमिंग पूल के पानी को साफ करता है, तो वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर काम करता है। तो हम जानते हैं कि ये क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों या तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, यानी कि मार देते हैं, या फिर उनकी ग्रोथ को बंद कर देते हैं। तो हमें बताना है कि इन दोनों की, ये जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है, इनसे जुड़ी हुई इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू नहीं है। तो पहला जो है हमारा, वो क्या है? करेक्ट आंसर है। यहाँ पे लिखा है डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पे लिखा है कि जो बोरिक एसिड है उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है। ऐसा स्टेटमेंट में लिखा है, जबकि ये ट्रू नहीं है। बाकी हमारी जो तीनों स्टेटमेंट है इनको लेकर, वो क्या है? ट्रू है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, डिसइंफेक्टेंट्स हार्म द लिविंग टिश्यूज़। जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो लिविंग टिश्यू को हार्म करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनका यूज़ किया जाता है हमारा सरफेस वगैरह को साफ़ करने के लिए, पानी वगैरह को साफ़ करने के लिए, लेकिन हम इसे स्किन पर अप्लाई नहीं कर सकते। स्किन पर हम क्या अप्लाई करते हैं? एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं जब भी हमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, ए 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज एन एंटीसेप्टिक वाइल 1% सॉल्यूशन एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत है। स्टेटमेंट है, क्लोरीन एंड आयोडीन आर यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट्स। तो मैंने अभी आपको बताया जो क्लोरीन है एंड आयोडीन है, इन दोनों का ही यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के तौर पर। कैसे यूज़ किया जाएगा इनका? स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए इन दोनों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ मॉर्निंग आफ्टर पिल। तो इन चारों कंपाउंड में से जो
प्रिस्टोन है, इसका यूज़ किया जाता है मॉर्निंग आफ्टर पिल के तौर पर। 15 क्वेश्चन है हमारा, एन एस्टर यूज्ड एज मेडिसिन इज। तो एस्टर का भी यूज़ किया जाता है मेडिसिन के तौर पर, और कौन से टाइप का एस्टर? फिनाइल सैलिसाइलेट एस्टर का यूज़ किया जाता है मेडिसिन के तौर पर। तो ये क्या करता है? ये पेन रिलीवर के तौर पर भी काम करता है, यानी कि दर्द निवारक के तौर पर काम करता है। एंटीपायरेटिक एंड इंटेस्टाइनल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के तौर पर काम करता है, यानी कि फीवर रेड्यूस करने में, और पेन रिलीवर के तौर पर, दर्द निवारक के तौर पर, और एंटी इन्फ्लामेटरी इंटेस्टाइनल एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि जो इंटेस्टाइन पे जो स्वेलिंग होती है उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑक्सीडेंट विच इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इज। तो इन चारों ऑक्सीडेंट में हमें बताना है, ये चारों क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो इन चारों में से कौन सा कंपाउंड का, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ हम एंटीसेप्टिक के तौर पर कर सकते हैं? तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक के तौर पर। लेकिन यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे, क्योंकि फिर इसकी वजह से क्या हो सकती है? स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम इसका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर कम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन यहाँ पर यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे यूनिट 4 से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट MCQs आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी आए हैं। तो यहाँ तक मैंने यूनिट 4 के क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम रिलेटेड आपको कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिट 5 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।